नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा रीतिकाल है। जिसमें हम पूर्व पीठिका रीतकाल की पूर्व पीठिका पढ़ा चुके हैं और रीतबद्ध को 2 पार्ट में कर दिया, उसको पढ़ा दिए हैं। आज हमारा रीतकाल में टॉपिक है रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। तो चलिए देखते हैं। आचार्य रीत सिद्ध कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या मांगना है, ध्वनिवादी। तो शुक्ल जी ने क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल जी ने बिहारी लाल को क्या माना है, तो रसवादी माना है। नगेंद्र ने क्या माना है, ध्वनिवादी। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी लाल को किसकी उपमा दी है, पीयूष वर्षी मेघ की। 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। किसने पीयूष वर्षी मेघ की उपमा बिहारी को किसने दी, राधाचरण गोस्वामी ने। उसके बाद है, देखिए अब बिहारी लाल का देखिए संक्षिप्त परिचय है। बिहारी लाल का संक्षिप्त परिचय देखिए। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था, 1595 में। इनकी मृत्यु कब हुई, 1663 में। तो इनका जन्म 1595 में, मृत्यु 1663 में। इनका जन्म स्थान क्या है, गोविंदपुर। पिता इनके क्या है, केशवदास। गुरु कौन है, नरहर दास। इनका संप्रदाय क्या है, निम्बार्क। ये जितने हम ये सब उतने ये समझ लीजिए क्वेश्चन है। और ये किसके आश्रय में रहते थे, तो महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। तो इनका जन्म 1595, मृत्यु 1663 में। जन्म स्थान गोविंदपुर। पिता केशवदास, गुरु नरहर दास, संप्रदाय निम्बार्क है, महाराजा जयसिंह के यहाँ रहते थे, आश्रयदाता थे। इसके बाद है, बिहारी लाल की एकमात्र रचना क्या है, बिहारी सतसई। दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित और साहित्यिक ब्रजभाषा है। तो बिहारी लाल की केवल एक ही रचना है, कौन सी, बिहारी सतसई। किस छंद में है, दोहा छंद में। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने लिखा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधर सकल शरीर। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने कहा कि यूरोप में बिहारी सतसई की समकक्ष कोई रचना, कहने का मतलब उसके समान कोई रचना नहीं है। तो ऐसा किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बिहारी सतसई पर हिंदी में कितनी टीकाएँ लिखी गई, 50। बिहारी सतसई पर हिंदी में कितनी टीका लिखी गई, 50। बिहारी लाल के पुत्र का क्या नाम है, कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका का सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखा। सवैया छंद ब्रजभाषा में लिखा। यानी कि बिहारी सतसई पर बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण कवि ने एक टीका लिखी है, किस भाषा में, सवैया छंद। और उसकी भाषा क्या है, छंद सवैया है, भाषा क्या है, ब्रज। अब टीका किसने लिखी, तो बिहारी लाल पर बहुत टीकाएँ लिखी, कितनी, 50 टीकाएँ लिखी गई। कृष्ण कवि जो इनके पुत्र थे, इन्होंने लाल की टीका लिखी, जिसके प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किया है। ठीक, कृष्ण लाल ने लाल की ही अपने नाम पर ही टीका लिखी। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखी, टीका का प्रणयन दोहों में किया। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी। प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 में लिखी। इन्होंने अपने नाम से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरत मिश्र की अमर चंद्रिका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है प्रभुदयाल पांडे ने आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई। अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा, बिहारी बिहार, इनका भी इम्पोर्टेंट है। ये दोहे के भाव का रोला छंद में पल्लवन किया, यानी बिहारी बिहार उन्होंने किस छंद में लिखा, और रोला में। पद्म सिंह ने संजीवनी भाष्य लिखा, तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। पद्म सिंह ने क्या लिखा, संजीवनी भाष्य, और तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। आनंदी लाल शर्मा ने क्या लिखा, इम्पॉर्टेंट है, फिरंगी सतसई। आनंदी लाल शर्मा ने क्या लिखा, फिरंगी सतसई, जो कि किस भाषा में है, फारसी भाषा में लिखी गई है। फिरंगी सतसई पूछा जाता है किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में। जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर की टीका लिखी, हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका लिखी। जिसमें ये इम्पोर्टेंट है, आनंदी लाल की बिहारी फिरंगी सतसई, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई।
और जगन्नाथ रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर है 1921 में, जो कि हिंदी खड़ी बोली में श्रेष्ठ टीका लिखी गई। इसके बाद है बिहारी सस्सई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद क्या है? पंडित परमानंद ने क्या लिखा है? श्रृंगार सप्तशती, जो कि संस्कृत भाषा में है। मुंशी देवी प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी लिखा, जो कि उर्दू में है। तो पूछा जाता है परमानंद ने क्या लिखा? तो परमानंद ने संस्कृत भाषा में क्या अनुवाद किया बिहारी सस्सई का? श्रृंगार सप्तशती नाम से अनुवाद किया। पंडित परमानंद ने बिहारी सस्सई की संस्कृत भाषा में श्रृंगार सप्तशती नाम से अनुवाद किया। मुंशी देवी प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी लिखा उर्दू में। ठीक, बिहारी सस्सई को गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में लिखा। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी दोहों की संख्या 713 माना है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या कितनी है? 719, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। बिहारी सस्सई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा। अमरोक का अमरोक शतक और संस्कृत भाषा। अमरोक कवि ने अमरोक शतक को किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में। उसके बाद है शालिवाहन हाल ने गाथा सप्तशती प्राकृत लिखा। गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती संस्कृत में लिखी। तो पूछा जाता है कि बिहारी सस्सई पर किसका किसका प्रभाव पड़ा है? तो अमरोक की अमरोक शतक का, जो कि संस्कृत में है। शालिवाहन की गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत में है। गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती, जो कि संस्कृत में है। ठीक, संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी के बारे में निम्न बातें हैं कौन कौन सी? नंबर 1 है श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का है, उतना और किसी का नहीं है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी ने बिहारी के एक एक दोहे को एक एक रत्न माना है। क्या माना है? एक एक रत्न माना है। ठीक, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि यदि सब शुक्ल जी के ही कथन है, शुक्ल जी के कथन सारे मोस्ट है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है, बिल्कुल मोस्ट है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा कोटेशन देखिए, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही मुक्तक की रचना सफल होगी। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। चौथा है, वो ऊपर वाले दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। उसके बाद है बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया, उसे अधिकतर रचना की बारीकी और काव्यांगों की सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही है। मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में रखना समझना चाहिए, उनके पक्षों से समझना चाहिए, जो कि किसी हाथी के दांत के टुकड़े बेलबूटे के घंटों में वाह वाह किए करते हैं, पर हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में। तो इसमें केवल इतना है, ये इतना ध्यान रखिए कि किसी हाथी के टुकड़े, यानी उनके पक्ष में ये समझना चाहिए, बिहारी लाल जी को कहते हैं कि उनमें इतनी निपुणता और सूक्ष्म विन्यास है कि उनके हाथी के दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे घंटों देखकर वाह वाह किया करते हैं जैसे लोग, उसी प्रकार उनके दोहे हैं। ठीक, तो एक तो उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण रत्न है, दूसरा उन्होंने कहा कि व्यंजना का पूर्ण वैभव है, उसके बाद कहा कि इनकी कृति जो है हाथी के दांत पर बने बेलबूटे के समान है, जिसे देखकर रोज लोग घंटों वाह वाह करते हैं। इसी प्रकार इनकी रचना को पढ़ करके सब जो है कुछ देर तक लोग अपना मन मग्न रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद छठवां नंबर है, भावों का उत्कृष्ट और उदात्त रूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका नाम ये भी इम्पोर्टेंट है,
कहते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त रूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, लेकिन प्रेम की उच्च भावभूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, शुक्ल जी का ही कथन है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन है। इनका जन्म मेड़वे में हुआ। इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता कौन थे? औरंगजेब। अब वृंद की बात आ गई। अभी तक हमने बिहारी को पढ़ा, अब वृंद आ गए। वृंद किसके आश्रयदाता थे? औरंगजेब तथा किशनगढ़ के राजा जयसिंह के। वृंद की प्रमुख रचनाएं कालक्रमानुसार हैं। वृंद की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। 12 मासा है, 12 महीनों का वर्णन, जो कि 1668 में हुई। भाव पंचासिका है, 1686। श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन पचीसी, 1686। नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। देखिए, नयन पचीसी, नयन की बात हुई है तो नेत्रों द्वारा विभिन्न भावों का वर्णन है। भाव पंचासिका तो इसमें श्रृंगार है। 12 मास, 12 महीनों का वर्णन है। पवन पचीसी 1691। खड़ ऋतु का 56 छंद में वर्णन है पवन पचीसी का। श्रृंगार शिक्षा 1691 में। श्रृंगार की शिक्षा, श्रृंगार में आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन किया गया है। यमक सस्से में 715 दोहों में छंदों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। तो 12 मासा, 12 महीनों का वर्णन है। भाव पंचास का श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन पचीसी नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। पवन पचीसी खड़ ऋतु का 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा आभूषण और श्रृंगार में नायिकाओं का वर्णन। यमक सस्सई 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। अब हिंदी के अन्य प्रमुख रीतकालीन कवि कौन को? रसनिधि इम्पॉर्टेंट है। इनका रतन हजारा इम्पॉर्टेंट है। विष्णु पद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि, हिंडोला। तो इसमें रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन और हिंडोला ये इनका इम्पॉर्टेंट है। तो रसनिधि को का अन्य दूसरा नाम पृथ्वी सिंह भी है। इनके रतन हजारा है, विष्णुपद कीर्तन है और हिंडोला है। नृप शंभु सोलंकी ने नायिका भेद नक्षिक 7 शतक लिखा। हाँ, नेवाज की एक रचना है शाकुंतल नाटक, इम्पॉर्टेंट है। नेवाज ने क्या लिखा? शाकुंतल नाटक। कृष्ण कविलाल अभी देखिए ऊपर पढ़े थे कि ये बिहारी के पुत्र हैं। इन्होंने बिहारी सस्सई पर टीका लिखी और विदुर विदुर प्रजागर लिखा। क्या लिखा? बिहारी सस्सई की टीका और विदुर प्रजागर लिखा। हठी जी ये इम्पॉर्टेंट है। श्री राधा सुधा 103 छंद में, श्री राधा सुधा शतक 103 छंद में। विक्रमादित्य की विक्रम सस्सई और ब्रजलीला है। राम सहाय भगत का राम सस्सई, भाड़ी भूषण, वृत्त तरंगड़ी और ककारा है। राम सहाय का देखिए ककारा इम्पॉर्टेंट है, वृत्त तरंगड़ी। बेनी वाजपेयी का फुटकल छंद है। पजनेश का पजनेश प्रकाश, नखशिख और मधुर प्रिया है। इसके बाद अब आ गए हमारे क्रम में राम सहाय भगत का ककारा। देखिए ककारा 2 लोगों ने लिखा है। एक राम सहाय भगत ने ककारा लिखा है और राम सहाय ने और ये पूछा जाता है कि ककारा अखरावट के आधार पर किसने रचना लिखी? देखिए राम सहाय भगत का ककारा जायसी की अखरावट शैली पर लिखा गया है। ठीक, जायसी की अखरावट की इन्होंने शैली की नकल की है। अब रीत मुक्ति है। हमने रीत सिद्ध पढ़ा, अब आ गए रीत मुक्त। अब रीत मुक्त में कौन है? जिन्होंने किसी भी नियमों का पालन नहीं किया, बिल्कुल मुक्त स्वच्छंद भाव से लिखा। तो आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की अंग्रेजन के विवाह कर मुसलमान हो गए। देखिए आलम ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की अंग्रेजन से विवाह करके क्या हो गए? मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह जफर मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। अब आश्रय भी पूछा जाता है। तो आलम के आश्रयदाता कौन थे? बहादुर मुअज्जम। बहादुर मुअज्जम कौन थे? औरंगजेब का दूसरा बेटा था। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। आलम केली, माधवनल कामकंदला, सुदामा चरित और श्याम सनेही। तो आलम की कविता का काल क्या है? 1683 से 1703 तक माना जाता है। आलम की रचना देखिए सब इम्पॉर्टेंट है। आलम केली जिसमें और माधव नाम कामकंदला। सुदामा चरित देखिए नरोत्तम का भी है, इनका भी है, श्याम सनेही। तो आलम की कितनी रचनाएं? 4। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित और श्याम सनेही। आलम के बारे में देखिए शुक्ल जी के कथन क्या है। आलम के विषय में शुक्ल जी ने लिखा कि ये प्रेमोन्मत्त, ये बिल्कुल मोस्ट है। ठीक, मोस्ट है।
ये प्रेमोन्मत्त कवि हैं, इनकी तरंग के अनुसार रचना करते थे और इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीड़ तथा इश्क का दर्द इनके एक-एक वाक्य में भरा है। तो शुक्ल जी ने किसे कहा है कि इश्क का दर्द एक-एक वाक्य में भरा है? आलम को कहा है। किसको कहा है? आलम को। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में ही होनी चाहिए। शुक्ल जी ने कहा कि आलम जो हैं, उनकी प्रेम की तन्मयता देखकर उनको रसखान और घनानंद की ही श्रेणी में रखना चाहिए। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से हैं। ये भी मोस्ट है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। अब देखिए, अब आ गए हमारे घनानंद। घनानंद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ? 1689 में और मृत्यु कब हुई? 1739 में। इनका जन्म स्थान बुलंदशहर है, मृत्यु वृंदावन में हुई। निम्बार्क संप्रदाय था, गणिका सुजान की प्रेमिका थी और अब्दुल मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने दो सवैया लिखा है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदर ताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। ये मोस्ट है पंक्ति आती है परीक्षा में कि लिखा किसका है। तो देखिए, घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने लिखा है। ब्रज देखिए लिखा है ब्रजनाथ, ठीक। इसी से आंकड़ा लगा लीजिएगा, सवैया में लिखा गया है ये। इसके बाद है चाह के रंग में भीजो हियो बिहुरे ही मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद रहाय सदसो घन जो की कवित्व बखान है। ये जो है घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ के सवैये लिखे हुए हैं। ये भी ब्रजनाथ का है। प्रेम सदा अति ऊंचे लहाए सु कहे, ये भांत की बात छकी सुन के सबके मन लालच दोहरे, पै बौरे लखें सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे हाँ, प्रवीणन की मत जाए जकी, समुझे कविता घनानंद की ही हारि नेह की फिर तकी। तो ये लाइन पूछी जाती है, ठीक। ये पूछी जाती थी किसके बारे में? घनानंद के बारे में है। अब घनानंद की प्रमुख कृतियाँ रचना कौन सी है? सुजान सागर है, सार है, इश्कलता है, बिरहला लीला है, विरह वियोग बेली है, कोकसार है, कोकसार पूछा गया सुजान सागर, कृपाकंद है, रसकेल वल्ली, यमुना यस। तो यमुना यस, कोकसार, इश्कलता, सुजानसार, कृपाकंद, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इनकी विरहलीला ब्रज भाषा में है किंतु फारसी की छंद में है। यानी जो विरहलीला इन्होंने लिखी है उसकी भाषा तो ब्रज है लेकिन उसके छंद कैसे हैं? फारसी है। घनानंद के संदर्भ में शुक्ल जी की निम्न पंक्तियाँ हैं। इनकी सी विशुद्ध इम्पॉर्टेंट है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये भी इम्पोर्टेंट है। घनानंद की पंक्ति है, शुक्ल जी का कहा हुआ है। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक जमादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद में विरोधाभासों के द्वारा दिया है। चौथा कथन है, घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को ही है। पाँचवा देखिए, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, ये इम्पोर्टेंट है। प्रयोग व चित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशों में रंग लाई। ये इम्पोर्टेंट है। यही एक लाइन पूछा है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता व चित्र की जो छटा हमें दिखाई देती है। ये पूछा जाता है किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। किसके बारे में? तो घनानंद के बारे में। अब रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूत निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज की भान मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक
ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर। यानी अपनी पीड़ा में रोने की बात कौन कर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन है। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का उपनाम बोधा बताया है। यानी बोधा का वास्तविक नाम क्या है? बुद्धसेन। और बुद्धसेन उपनाम पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का उपनाम बोधा रखा। यानी कि जो बोधा कहे जाते हैं, ये उपनाम किसने रखा? बुद्धसेन खेत सिंह ने। पन्ना के दरबार की शुभान नामक गणिक पूछा जाता है कि उनकी बोधा की प्रेमिका कौन थी? तो सुभान थी, उसे सुभान भी कहा जाता है। एक गणिका थी, उसी से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की रचनाएं बीरावारिस और सिस्कनामा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने 3 ठाकुर की चर्चा की है, असनी वाले ठाकुर, असनी वाले ठाकुर, ठाकुर बुंदेलखंडी। यानी असली वाले ठाकुर, असनी वाले और बुंदेलखंडी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठाकुर ने शुक्ल जी ने कितने ठाकुरों की प्रशंसा की है? तो 3। रीतिकाल की रीत मुक्ति काव्यधारा में ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम ठाकुर दास है। यानी जो बुंदेलखंडी ठाकुर हैं, उनका मूल नाम क्या है? ठाकुर दास। इसके बाद है ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नर, यानी कि ठाकुर किसके किसके आश्रय में रहते थे? जैतपुर राजा केसरी सिंह के, और उनके पुत्र थे राजा परीक्षित। ठाकुर की प्रमुख कृतियां ठाकुर ठसक, ठाकुर सब। बताओ।